अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में मौत हो गई। आज सुबह बारामती उन्हें जाना था और इसी दौरान विमान लैंड करते वक्त अचानक आग का गोला बन गया। सवाल जो सुरक्षा मानकों को लेकर है वो अमूमन इस तरह के हादसे के बाद उठते हैं, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पिछले 2 दशकों में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है एयर ट्रैफिक में, उसके मुकाबले जो मैन पावर है, जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, या मैं कहूंगा कि जो डीजीसीए का रोल है, इन सब को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इन हादसों से यात्रियों के इकबाल पे असर पड़ता है, लोगों के मन में एक खौफ बैठता है। क्या आने वाले समय में इन सभी हादसों से सबक लेके हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि इस तरह के हादसे रोके जा सके? क्या देश में एक के बाद एक जानलेवा विमान हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या भारत का एविएशन सेक्टर अभी भी भरोसेमंद नहीं हो सका है? क्या बारामती के एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज किया गया? क्या अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत की वजह कमजोर एविएशन सिक्योरिटी है? सुबह 8:10 पर जब प्राइवेट चार्टर प्लेन लेयरजेट ने उड़ान भरी तो उस वक्त विमान में 5 यात्री सवार हुए। डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनका बॉडीगार्ड विदिम्प जाधव, कैबिन क्रू पिंकी माली, पायलट कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शांभवी पाठक। जिस विमान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सवारी कर रही थी, उस लेयरजेट का इस्तेमाल बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता करते हैं, और इसकी वजहें भी। ये विमान 860 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता, महज 18 से 20 मिनट में 41,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। इस प्लेन में 6 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इस विमान में 2 प्रैट एंड व्हिटन टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जिससे ईंधन में काफी बचत होती है। वाईफाई, सैटेलाइट फोन, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और एडवांस नेविगेशन की सुविधाओं से लैस है। सबसे बड़ी बात, ये प्लेन बारामती जैसे छोटे रनवे पर भी आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इसीलिए अजीत पवार ने भी बारामती पहुंचने के लिए 8 साल पुराने इसी विमान को चुना था। लेकिन एक सच ये भी है कि ये विमान कई बार क्रैश हो चुका है, करीब 200 बार से भी ज्यादा। जिस वक्त विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था,
उस वक्त वहां विजिबिलिटी काफी कम थी। बारामती एयर स्ट्रिप छोटी है और इसमें ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की सुविधा भी नहीं। पायलट को मैनुअल और विजुअल लैंडिंग की कोशिश करनी पड़ी। जैसा कि इस फ्लाइट ट्रैकर में दिख रहा है, पायलट को लगा होगा कि विमान का पहिया रनवे को छुएगा, लेकिन हुआ उल्टा। विमान ने एक बड़ा मोड़ लिया और लैंडिंग की पहली कोशिश रद्द कर दी गई, क्योंकि कोहरे में रनवे के साथ अलाइन करना मुश्किल साबित हुआ। पायलट फिर आसमान की तरफ बढ़े और लैंडिंग की दूसरी कोशिश की। करीब 100 फीट की ऊंचाई पर विमान बैलेंस बिगड़ा और रनवे तक पहुंचने से पहले ही जमीन से टकरा गया। क्रैश से पहले प्लेन के मेन पायलट सुमित कपूर ने मेडे कॉल नहीं किया था। हालांकि उनके साथ मौजूद कैप्टन सांबी पाठक के आखिरी शब्द थे, ओह शिट, ओह शिट। देखिए, ये कंडीशन होती है, इस तरह का कॉकपिट होता है, इसमें सारी चीज़ें चेकलिस्ट बाकायदा तैयार कर ली जाती हैं। उसके बाद टेक ऑफ की तैयारी शुरू की जाती है और बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ATC रनवे को देखता है, उसके बाद टेक ऑफ की परमिशन देता है और बाकायदा ये सारी चीज़ें जानकारी में रहती हैं। उसके बाद रडार के थ्रू सारी चीज़ें डेटा में रहती हैं और अचानक जब वो बारामती एयरपोर्ट पर पहुँचने के लिए, लैंडिंग करने के लिए जाता है, तो दिखाई देता है कि ऊपर से जो विजिबिलिटी है वो कम है। तो टच डाउन करके फिर से विमान उठता है और राउंड अबाउट करके वो दोबारा कोशिश करता है इसी तरह के एयरपोर्ट पे, जो हम आपको इस समय तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन दोबारा में उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और स्किड करके विमान जो है क्रैश हो जाता है। इसके बाद प्लेन जमीन से टकरा गया। टकराव के बाद एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद कई और छोटे धमाके हुए। CCTV फुटेज में इस धमाके को देखा भी जा सकता है। आग का गुबार कितना ऊंचा था, पूरा विमान धू धू कर चल रहा था और इसी आग ने अजीत पवार समेत 5 लोगों की जिंदगियां निगल ली। वो पायलट का डिसीजन था, he made an approach from runway 29, and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their best next of kins. एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स के ऑफिस पहुंची तो दूसरी टीम बारामती रवाना हो गई। जिस ऑपरेटर VSR वेंचर्स का विमान था, उसके डायरेक्टर के मुताबिक दोनों ही पायलटों का अच्छा खासा अनुभव था। कंपनी ने यह भी दावा किया कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। The pilot will carry out a missed approach in case if he is not comfortable to land on the runway. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. 1,500 hours. And the captain was very experienced, instructor, examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. पायलटों का मानना है कि टेक ऑफ फिर भी आसान है, लेकिन लैंडिंग काफी चुनौतीपूर्ण होती है। तब प्लेन को सही रफ्तार, सही एंगल और रनवे की सही पोजीशन पर उतारना पड़ता है। बारिश, कोहरा, तेज हवा और रात का समय पायलट के लिए चुनौती बढ़ाते हैं। छोटे से फॉल्ट से विमान रनवे से बाहर निकल सकता है। कई बार ऑटो पायलट मोड या दूसरे नेविगेशन सिस्टम में छोटी गलती भी विमान को असंतुलित कर देता है और कई बार पायलटों का अनुभव विमान को बचा भी लेता है। सवाल है, क्या ये हादसा भी रोका जा सकता था? विजिबिलिटी कम है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए पायलट की एक्यूरेसी, पायलट की ट्रेनिंग स्किल्स बहुत ही एडवांस होनी चाहिए। हमने भी कम विजिबिलिटी में उड़ाया, लेकिन हमें इंस्ट्रूमेंट अप्रोच करने की परमिशन होती है। तो इंस्ट्रूमेंट अप्रोच में आपको लैटरल एंड वर्टिकल एंड लैटरल गाइडेंस दोनों प्राप्त होती है, ताकि आप जो पॉइंट पे आप मेंटेन कर रहे हो, अगर उसको आप मेंटेन, हाँ, तो आप उसी पॉइंट को मेंटेन करते जाओगे तो आप डायरेक्टली, अगर बिना देखे, बाहर बिना देखे भी आप सेंटर लाइन पे, मतलब रनवे का सेंटर लाइन जो पहला बीच का लाइन बना रहता है, उस पे जाके आप डायरेक्टली लैंड या टच डाउन कर सकते हो। लैंडिंग के दौरान प्लेन हादसों में अक्सर कुछ वजहें एक जैसी होती हैं। मसलन रनवे ठीक से ना दिखाई देना, हवा की रफ्तार तेज होना, विमान का सही एंगल या स्पीड पर ना होना, टेक्निकल अलर्ट और रनवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब बताते हैं बारामती एयरपोर्ट के बारे में। बारामती हवाई अड्डा 1996 में बना था। इसकी एयर स्ट्रिप बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार ने पहले भी इस एयर स्ट्रिप को चौड़ा करने की मांग की थी। उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई और अब उनका प्लेन यहीं क्रैश हो गया।
छोटे एयर स्ट्रिप में कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। छोटे एयर स्ट्रिप जैसे बारामती में अक्सर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं होता, इसीलिए पायलट को विजुअल अप्रोच के आधार पर मैनुअल अलाइनमेंट करना पड़ता है। ILS एक रेडियो बेस्ड लैंडिंग सिस्टम है जो कम विजिबिलिटी में भी पायलट को लेफ्ट राइट अलाइनमेंट लैंडिंग के लिए सही एंगल मुहैया कराता है। ILS न होने पर पायलट को रनवे को आंखों से पहचान कर विमान को सेट करना होता है। सवाल है, इस हादसे के दौरान कोई लापरवाही हुई? क्या मौसम और कोहरा ही विमान हादसे की असली वजह बना, या फिर बारामती का एयर स्ट्रिप ने ले ली अपने ही लाल की जान? इन तमाम सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगा। टीम न्यूज नेशन। भारत जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, यानी आप देखिए पिछले 2 दशक में कितना जबरदस्त उछाल आया है, लेकिन फिर भी जो सेफ्टी है वो आज भी पैरामाउंट कंसर्न है। और यही कारण है कि इस तरह के विमान हादसों के बाद ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में बहुत खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। एयर कमोडोर डॉक्टर तरेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, आपका अच्छा खासा अनुभव है खासकर वेदर के साथ। डॉक्टर KJ रमेश साहब, आप फॉर्मर IMD डायरेक्टर रह चुके हैं, बहुत धन्यवाद आपका। कैप्टन श्याम कुमार के बारे में बताना चाहूंगा, आप हेड ऑफ फ्लाइट सेफ्टी रह चुके हैं और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भी आप रह चुके हैं, लिहाजा आपका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होगा इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। माफ कीजिएगा, सुजीत ओझा साहब एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। आप चारों मेहमानों का मैं न्यूज नेशन के मंच पे मैं स्वागत करता हूं, लेकिन एयर कमोडोर मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि अभी जो ये मौजूदा परिस्थिति जो बारामती में जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, बिकॉज आप अपने अनुभव से क्या कह सकते हैं? बिकॉज विजिबिलिटी जो हमें बताया गया वो 3000 मीटर के आसपास थी, विंड काम थी, और जैसा कि को पायलट के जो आखिरी शब्द थे वो हमने अभी अपनी रिपोर्ट में देखा है। आपको क्या लगता है? जी देखिए, पहले तो ये मौसम जो चल रहा है, हाँ, जो इट्स अ गुड वेदर पीरियड, हाँ, इट्स अ वेरी गुड वेदर पीरियड, एंड आज जो स्थिति थी मौसम की उसमें कोई बादल वगैरह नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं अफेक्ट कर रहा था महाराष्ट्र और पुणे, मुंबई और बारामती रूट में। जो कुछ हो सकता है, एक हल्की हेज हो सकती है सुबह सुबह जो होती है रूटीन तौर पे, हल्की हेज, उसके अलावा और कुछ नहीं। विजिबिलिटी पहली बार में लैंड ना कर पाना, दोबारा चक्कर लगा के वो प्रयास करना, थोड़ा बताइए होता क्या है? जी, अब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर्स अगर बता रहे हैं, 3 to 3.5 किलोमीटर्स एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, सो ये विजिबिलिटी तो विद इन द पायलट मिनिमा होगी, और तभी वो टेक ऑफ करे हैं मुंबई से बारामती में लैंड करने के लिए, उनको विजिबिलिटी मालूम है, एंड जब तक उनके मिनिमा के अंदर है वो विजिबिलिटी, they can very well afford to land at that destination airfield, in this case Baramati. हाँ. So अब ये कहना मुश्किल है कि क्या हुआ होगा पहली दफ़े लैंडिंग जब करने आए, बिकॉज अगर आप वो CCTV जो कवरेज आप दिखा रहे हैं टीवी पे, जो एक्सप्लोजन साइट का, उसको देखते हुए 846 का वो एक्सप्लोजन साइट है जो CCTV में है, उसमें दिख रही है विजिबिलिटी बड़ी अच्छी है। सो ये कहना कि विजिबिलिटी खराब थी और पायलट को दिखा नहीं रनवे, ये मेरे ख्याल से गलत होगा। तो कैप्टन हो सकता है कुछ और कारण हो। मैं आता हूं कैप्टन श्याम कुमार साहब आपके पास। सुजीत ओझा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप लैंड करते हैं तो क्या किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? अभी आप बता रहे थे, हमारे दर्शकों को थोड़ा बता सकते हैं आप? जी सर, सो बेसिकली जो बारामती एरोड्रोम है हमारा, वो एक VOR इक्विप्ड रनवे है, ILS वहाँ पे नहीं है, तो VOR के बेसिस पे वहाँ पे अप्रोच की जा रही थी। हाँ। और रही बात 8:30 बजे की, तो 8:30 बजे अप्रोक्सीमेटली 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के आसपास का, जैसा सर ने भी बताया अभी कि हाँ हेज था वहाँ पे, और हेज के रहने की वजह से हम लोग जो प्रॉपरली रनवे की विजिबिलिटी थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है। और VOR अप्रोच ये रहता है कि जब हम मिस्ड अप्रोच VOR में करते हैं, जो VOR का अप्रोच चार्ट है बारामती का, वो भी मैंने देखा अभी बैठ के, तो अप्रोच प्लेट में मिस्ड अप्रोच पॉइंट जो है वो वहां से 200 मीटर 250 मीटर पहले का है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो पायलट थे हमारे सुमित कपूर जी,
वो उनको रनवे नहीं दिखा कैप्टन साहब को। फिर उन्होंने एक मिस्ड अप्रोच पॉइंट किया। अब 2-3 तरीके हैं जिससे हम अलाइनमेंट करके हम लैंडिंग के लिए जा सकते हैं, या VOR या ILS या बिल्कुल विजुअल। तो VOR के एक पॉइंट के बाद हमें विजुअली देखना पड़ता है कि क्या हमें रनवे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो मे बी सुमित कपूर जी को वो रनवे उस टाइम पे नहीं दिखा, जिसकी वजह से गो अराउंड भी हुआ है। जो हमें रडार में आप देख पा रहे हो, गो अराउंड हुआ है, 29er पे वो लैंड नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने सर्कलिंग अप्रोच करके दूसरे एंड पे, मतलब रनवे 11 के तरफ गए, 29er से रनवे 11 के तरफ गए और फिर से एक अप्रोच उन्होंने बनाया, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा हो गया। ठीक है। श्याम कुमार साहब, जैसा कि आपने देखा, जो विमानन कंपनी जो इसको चलाते हैं उनका कहना है कि साहब विमान में किसी तरह की कोई खामी नहीं थी। तो फिर अब इसके बाद क्या रास्ता है, मतलब हम किस तरह से अप्रोच करते हैं? अब हमने सुना साहब जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वहां पर पहुंच चुकी है, उसका अप्रोच क्या होता है, थोड़ा आप हमारे दर्शकों के लिए आज बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। शनो वरुणा। देखिए, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एक हादसा है बहुत बड़ा, और मैं सबसे पहले ये कंडोलेंसेस देना चाहूँगा सारे लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई यहाँ पे। एज ए फ्लाइट सेफ्टी मैन, एज ए नेवल पायलट, जो मेरा एक्सपीरियंस एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का रहा है, उसमें कई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। कुछ तथ्य ऐसे हम कह सकते हैं। सबसे पहले तो जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो एक न्यूट्रल बॉडी है, जो सरकार की और DGCA की टीम, दोनों अपना काम करने के लिए अपनी उन्होंने जो कंपनी को बुलाया है अपने पास, और सारे डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने सीज करने हैं। और AAI भी जो वहाँ जा रहा है, तो वो सबसे पहले तो सरकमस्टांशियल जो एविडेंसेस हैं ऑन स्पॉट वो उनको इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से किस स्पीड से एयरक्राफ्ट क्रैश किया, किस डायरेक्शन में किया, और जो भी जो डेब्रिज वहाँ पर हैं उनको इकट्ठा करने से ये पता लगता है कि आखिर क्या क्या हुआ। साथ में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो रिकॉर्डिंग और जो ब्लैक बॉक्स है उसका, ये सारी चीज़ें, प्लस जो विटनेसेस वहाँ पे हैं जिन्होंने वीडियोग्राफी की है, जिन लोगों ने उसको देखा है। जैसा मानते हैं हम कि एयरक्राफ्ट के गिरने के बाद ब्लास्ट हुआ है, फ्यूल टैंक का ब्लास्ट हुआ है और काफ़ी दूर तक डेब्रिज बिखरी हैं, तो ये भी हमारे लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस का काम करेंगी। और इसके बाद जो मेंटेनेंस प्रोसीजर्स में जो एयरक्राफ्ट के डॉक्यूमेंट हैं, पहले के जो हमारी फ्लाइट सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स है, वैसे लेयरजेट एक बहुत ही सुधरा हुआ एयरक्राफ्ट माना जाता है। जैसा कि हम कह रहे हैं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट है, डबल इंजन एयरक्राफ्ट है, और करीब करीब सारे मॉडर्न गैजेट्स के साथ जो कंट्रोल सिस्टम हुए, या आपके जो फ्लाइट कंट्रोल्स या कंप्यूटराइज्ड फ्यूल कंट्रोल सिस्टम्स होता है, ये सभी हैं। आपकी बात मैंने समझा, मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, ये जो आपकी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, इसे कितना समय लगता है अपनी रिपोर्ट को पूरा करने में? क्योंकि 2023 में भी एक घटनाक्रम इसी तरह के फ्लाइट के साथ हुआ था। मेरे को जो पता लगा, जो अभी तक की जानकारी है, कि साहब उस इन्वेस्टिगेशन पे भी अब तक कुछ फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है। अगर आई होगी तो DGCA को इन्होंने सबमिट की होगी, पब्लिकली कुछ नहीं है। देखिए, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जो है एनालिसिस एक लंबा प्रोसीजर है जनरली, और इसमें टाइम लगता है क्योंकि कई सारे इसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। कंपनी तक बात जाती है, जो इसके मैन्युफैक्चरर है वहां तक बात जाती है, और रिमीडियल मेजर्स तो इमीडिएटली स्टार्ट कर दिए जाते हैं। रिमीडियल मेजर्स में मैं बात करूं तो सीधा इस टाइप के सारे एयरक्राफ्ट को इमीडिएटली ग्राउंड कर दिया जाता है अगर ऐसा लगता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। तो आज की जो स्थिति है उसमें हम देख सकते हैं तो कुछ, लेकिन मैं अगेन देख रहा था कि इसका जो लास्ट रेगुलेटरी ऑडिट है वो DGCA ने फरवरी 2025 में किया था, जो इसका लास्ट रेगुलेटरी ऑडिट था। तो DGCA भी कंफर्म है कि साहब इसमें दिक्कत नहीं है। जो विमान चला रहे हैं उनका भी कहना है, पायलट भी एक्सपीरियंस था। कैप्टन योगेश बैरागी, अगर एक मोटा मोटा सवाल ये पूछा जाए, जो हमारा एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल सिस्टम है, क्या वो जो एयर ट्रैफिक जो हमारा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, उस लिहाज से पर्याप्त है? सबसे पहले तो जो आज दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है और जिनकी जान गई है, मैं सबसे पहले मेरी कंडोलेंस उनके फैमिली को और बाकी सभी मेंबर्स को। आज का जो इंसिडेंट हुआ है, लाइक अभी कुछ टाइम पहले जैसे एयर इंडिया का हुआ था, तो पूरे का पूरा देश आज इस चीज को लेकर के बहुत ही चिंतित है। जैसे कि बारामती एयरफील्ड हम सभी जानते हैं कि अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, वहां पर
और जैसे कि आपने क्वेश्चन प्रोडक्ट किया है इंडिया को लेकर के, इंडियन एविएशन को लेकर के, जो रेडार सिस्टम है सारी जगह वेरी वेल इक्विप्ड है, सारी जगह SSR एंड ऑल सारी जैसे मैंने विस्तारा मैं भी फ्लाई किया था, तो वहाँ पूरा इंडियन एविएशन इज फुल विद ऑल काइंड ऑफ द वेदर लाइक द रेडार एंड ऑल। हर एक एयरक्राफ्ट की प्रॉपर लोकेशंस होती है ऑपरेटिंग टू द बारामती विच इज अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड। तो वहाँ जैसे PIB ने जो रिपोर्ट शेयर भी किया है आज दोपहर को, तो उसमें क्लियरली मेंशन है इट वाज हैंडओवर टू द बारामती टार पुणे एयरफील्ड से। तो पुणे के रडार के ऊपर भी प्लॉटेड था, बारामती टार के पॉजिटिव कांटेक्ट भी उनके हुए हैं और उन्होंने विजुअल अप्रोच के लेकर के डिसेंट भी उन्होंने क्लियरेंस दी है और ये भी बोला है कि वंस यू आर विजुअल विद द रनवे यू आर क्लियर टू डिसेंट to circuit visual approach as per the pilot discretion. तो probably runway was not sight could be the possibilities because वहाँ तो radar है नहीं, जैसे कि अपने सुमित इन्होंने बताया था कि VR approach है, तो उसको लेकर के मिनिमा का कोई ना कोई कंसर्न इसमें जरूर रहा होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं। और मेरे साथ डॉक्टर KJ रमेश, आप फॉर्मर IMD डायरेक्टर रह चुके हैं। डॉक्टर KJ रमेश, बहुत धन्यवाद। पहले तो आज तो कम से कम हमने इतनी तकनीक हासिल कर ली है कि हम रियल टाइम जो है, जो IMD का डाटा है वो शेयर करते हैं। तो सर आपको क्या प्राइमरीली आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कहना है कि साहब विजिबिलिटी एक बड़ा कारण हो सकती है। डेफिनेटली विजिबिलिटी तो है, बिकॉज पायलट हैज ट्राइड टू, वो पहले लैंड करने की कोशिश किया, फिर लिफ्ट ऑफ कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम आके कोशिश करने की समय पे ये हादसा हुआ है। ये बारामती जो है, एज अदर कोलिग्स आर आल्सो मेंशन्ड, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है। एंड अभी नया एयरक्राफ्ट में क्या है, ऑन बोर्ड रेडार भी होता है। ये बम्बार्डियर जो एयरक्राफ्ट है इसके अंदर वो ऑन बोर्ड वेदर रेडार है या नहीं है, ये नहीं है, ये क्लियर नहीं है। और दूसरा चीज जो है, हर एक एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के अलावा रनवे का दोनों साइड एक विजिबिलिटी मेजरमेंट सेंसर्स तो कंपलसरी रखना है, वेदर इट इज ए शेड्यूल्ड रेगुलर कमर्शियली ऑपरेटेड एयरफील्ड और दिस काइंड ऑफ एयरफील्ड्स वेयर VIPs आर यूजिंग दोज एयरफील्ड्स by private jets and other areas. So we have to give same importance for the instrument landing system and air safety measurement systems in the VIP operated airports also equally as that of the commercially used airports. So दूसरा है सिलोमीटर बोल के एक होता है। अभी मॉर्निंग जो है थोड़ा महाराष्ट्र के ऊपर भी लो क्लाउड रहा है, जो ऊपर जो हिल्स में नॉर्थ इंडिया में जो बारिश और हिमपात हो रहा है उसकी एक्सटेंडेड क्लाउड पैच जो है महाराष्ट्र तक एक्सटेंडेड है। हो सकता है वो उनका क्लाउड बेस से नीचे आने के बाद उनको विजिबिलिटी का इश्यू पायलट ने महसूस किया हो। सो ये जो है ऑन बोर्ड अगर वेदर रेडार होता है एयरक्राफ्ट में, जो नया एयरक्राफ्ट में जैसा होता है, अगर देन पायलट कुड हैव बीन गाइडेड बाय मोर लोकल चेंजिंग एवर चेंजिंग लोकल कंडीशंस ओवर द रनवे। सो आई फील दैट इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट सिस्टम्स ऑन बोर्ड। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की डॉक्टर KJ रमेश, आपने महत्वपूर्ण बात की। खासकर डॉक्टर तारेंद्र, आप मुझे बताइए ये इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, इसकी ज़रूरत क्यों है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, बिकॉज ये एक ऐसा टर्म है जो मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या होता है और क्यों ये बहुत उपयोगी है। Instrument landing system is when the visibility or the weather is marginal, the instrument landing system is used. It guides the aircraft to the runway touchdown for safe landing. So broadly speaking यही concept है कि जो aircraft एक बार circuit में आया, circuit से फिर वो instrument landing system के को follow करते हुए वो touchdown, runway touchdown पे आ जाए safely without any manual intervention. I mean instrument conditions पे। श्याम कुमार साहब, एक और बात जो सामने आती है कि हमारे देश में अभी आपने देखा इंडिगो का कितना बड़ा क्योस मचा,
रूस के राष्ट्रपति हमारे देश में आए हुए थे और पूरे था, और क्या था कि आप एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को लागू कराना चाहते थे और जो पैसेंजर सेफ्टी है उसको पैरामाउंट कंसर्न आपने बताया, लेकिन क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि ग्लोबल सेफेस्ट एयरलाइंस की टॉप 10 रैंकिंग में भारत की एक भी एयरलाइन नहीं है। पहला, हमारे पास पूरा सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हमारे पास है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। हम पे कमी है, कहाँ काम करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो अनसेफ है। मुझे जहाँ तक समझ है और मैं फ्लाइट सेफ्टी की स्टैटिस्टिक्स की जानकारी रखने के हिसाब से कह सकता हूँ कि हमारे एयरलाइंस हमारे एयरक्राफ्ट भी उतने बुरे नहीं हैं जैसा हम समझते हैं या कोई फियर हो हमारे एविएशन सेक्टर में। हाँ, जब हम हवा में उड़ते हैं तो ये एक रिस्की मीडियम है और एक्सीडेंट के चांसेस हैं, तो ये होंगे। अब पर हर एयरक्राफ्ट की कंपनी की, जैसे बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट का था ये एयरक्राफ्ट लियरजेट, वैसे जैसे बोइंग है या एयरबस है, हर की एक 10,000 1 लाख फ्लाइंग के बाद कितने एक्सीडेंट हुए उसके हिसाब से परसेंटेज निकाला जाता है और वो परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स को हम डिस्प्ले करते हैं एयरक्राफ्ट सेफ्टी में और तब हम डिसाइड करते हैं कि वो एयरलाइंस जो उड़ा रहा है, एक एयरलाइंस में कई तरह के एयरक्राफ्ट हैं, तो एयरलाइंस पर से हम सेफ या अनसेफ कहें वो एक बात हुई और एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का जो हिस्ट्री होता है, जो कंपनी होती है, वो अलग बात है। जैसे आपके केस में, बोइंग के केस में हमने अहमदाबाद का क्रैश सुना था, तो ये बातें हमें समझनी चाहिए। बिल्कुल। अजीत पवार के जाने से बारामती मानो एक तरह से आज पूरा बारामती रो रहा है। जिस बारामती को पहचान दी, जिस बारामती को विकास के पायदान में लाके खड़ा किया, आज उसी बारामती को बनाने वाला उनके बीच नहीं रहा और ये देखने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी विलास अठावले इस वक्त जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ, उस जगह से मेरे साथ मौजूद हैं। विलास, क्या कुछ आप इस वक्त हमें बता सकते हैं और खासकर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी मैं जहां अजीत पवार का जो फ्लाइट है जहां क्रैश हुआ वही हम पहुंचे हैं। बहुत सारी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है और जब से ये घटना जो है घटी है तब से काफ़ी लोग, यानी महाराष्ट्र से लोग जो है बारामती की ओर निकल पड़े। ये सुबह 4:45 को ये घटना हुई है और ये आप ऊपर जो दे सकते हैं, मैं कैमरा को बताऊंगा कि ये रनवे है, वहाँ सब एम्बुलेंस खड़ी है और 100 मीटर दूरी के ऊपर जो प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये सुबह 8:10 पर ये फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और अजीत पवार के साथ 6 लोग थे, यानी अजीत पवार को मिलाकर 6 लोग थे और ये 8:45 को यहाँ पहुँची और 8:45 को पहुँचने के बाद 8:45 और 46 के बीच में ये हादसा हुआ। और ये हादसा जब पता चला, पहले तो जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने कहा कि एक प्लेन जो है वो उसने एक राउंड मार दिया, इस जो एयर स्ट्रिप होती है उसको राउंड मारा और बाद में दूसरा राउंड मारते समय ये क्रैश हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ ये जो मलबा गिरा है हम वहाँ पहुँचे हैं और पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था, पूरी तरह से जो प्लेन है वो जल गया था। ये वही जगह है जहाँ अजीत पवार का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ था और इस घटना से पूरे महाराष्ट्र में दुख का वातावरण है, शोक का वातावरण है। पूरा बारामती जो है, आसपास का इलाका जो है वो आप देख सकते हो कि जो एरोप्लेन का मलबा आप देख सकते हो वो एरोप्लेन है तकरीबन 100 मीटर दूरी के ऊपर ये देख रहे हैं कि वो मलबा गिरा हुआ है। पूरी तरह से यहाँ आग की लपेटें दिख रही थी सुबह 4:45 को और ये वही जगह है जहाँ ये प्लेन क्रैश हुआ है। पूरा बारामती के लोगों में एक मातम जैसा माहौल है, शोक का माहौल है। सारे लोग जो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग उस जगह को देखने आ रहे हैं जहाँ अजीत दादा पवार, जिसको दादा करके कहते थे मराठी में, दादा यानी एक बड़ा भाई होता है जो आधार होता है घर का, उसको दादा कहते हैं। तो अजीत पवार का एक अलग व्यक्तित्व था और उसको मानने वाले कई लोग हैं, बारामती में मानने वाले लोग हैं। पूरा बारामती का डेवलपमेंट जो है वो अजीत दादा ने किया था। आप देख सकते हैं कि इस तरह यही है वो एरोप्लेन, जिस एरोप्लेन में, जिस फ्लाइट में अजीत पवार और उनके 5 साथी सुरक्षाकर्मी, पायलट और उनके पीए जो है वो सुबह 8:10 पर उड़ान भरी थी मुंबई से।
बिल्कुल, विलास अठावले मेरे सहयोगी जहां पर ये विमान हादसे का शिकार हुआ उस जगह पर पहुंचे हैं। मैं जानता हूं आप लगा सकते हैं कि न्यूज़ नेशन पहला चैनल है जो इस स्पॉट पे पहुंचा है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तस्वीरों में आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। और इसके बाद एक बार फिर से इस देश में बहस छिड़ गई सेफ्टी को लेके, पैसेंजर सेफ्टी को लेके, एयर सेफ्टी को लेके। जाहिर है विलास, अगर कुछ लोगों से आप बात कर पाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ सारे लोग जो है युवा है यहाँ, और यहाँ देखने आए हैं कि अजीत दादा पवार का प्लेन कहाँ क्रैश हुआ, कहाँ चूक हुई, कहाँ गड़बड़ी हुई। ये सारे लोग जो है बारामती के रहने वाले। आप कहाँ के रहने वाले? मैं नांदेड़ सुसगांव का हूँ। नांदेड़ से आए हो? पुणे से आया हूँ। यानी कभी निकले आप? मैं 1 बजे निकला था। देखिए अजीत पवार के लिए ये नांदेड़ से यहाँ 1 बजे निकले हैं और यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो क्या नुकसान हुआ है? यानी अजीत पवार का ये सब हादसा हुआ तो महाराष्ट्र का क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। बहुत अच्छे थे आदमी। ओ सर जी का ये दुखदायक हो गया है। के लिए हमारे दादा ने बहुत अच्छे से किया। कारखाने का जो कारखाना साकर का कारखाने के उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये सारी काफी लोग हैं यहाँ पहुँचे। आप कहाँ से हो? मंचर। मंचर से। आप यहाँ कभी निकले आप? दोपहर 2 बजे। अच्छा, ये अजीत पवार जो राजनीति में थे तो कैसे व्यक्तित्व थे? आप चाहते थे अजीत पवार को? अभी विलास, बोलने का बहुत नुकसान हो गया हमारा। जिस समय ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ, अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद है जिससे आप बातचीत करा सकें? बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम अभी पहुँचे हैं जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। कोई नांदेड़ से आया, कोई सोलापुर से आया, मुंबई से आया। मैं आते वक्त मेरे साथ कई ऐसी व्हीकल थी कि जो आगे बारामती की ओर जा रही थी। और ये लोगों का जो तांता है, कार्यकर्ताओं का जो तांता है यहाँ लगा हुआ है बिकॉज ऑफ अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और ये पुलिस का पूरा बंदोबस्त यहाँ दिखाई दे रहा है। यही वो मलबा है जिस प्लेन से अजीत पवार जो निकले थे सुबह 8:10 पे मुंबई से उड़ान भरी थी और यहाँ पहुंचे थे 8:45 पर। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों से ये आप कहाँ से पहुंचे? आप कहाँ के हो? आप कहाँ से आए हो? दौड़ से आए हो। कभी पता चला ये अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है? सुबह 9 बजे पता चला हमको। बहुत दुखद घटना थी कि हमारे दौंड और बारामती दोनों तालुके का बहुत विकास किया है। हमको अभी तो हमारे सहयोगी न्यूज़ नेशन सबसे पहले वो स्पॉट पे पहुंचा जहां पर ये विमान हादसे का शिकार हुआ और लगातार वहां पर जो लोग मौजूद हैं, आप सोचिए पूरे महाराष्ट्र से लोग बारामती पहुंचे हैं क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। उनका प्रिय नेता इस प्लेन हादसे का शिकार हो गया जिसने बारामती और आसपास के इलाके में विकास को एक नई धुरी तक पहुंचा। कि हम लोग सोचने लगे कि क्या हो गया। उसके बाद हम लोग ने देखा तो टीवी पर न्यूज़ आ गई तो ऐसा हो गया। थोड़े बजे बाद। आप कहाँ से? इंदापुर से। ये पता कब चला कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है? करीबन 9 बजे पता चला। हाँ। तो ये बताओ कि अजीत दादा का योगदान महाराष्ट्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कितना योगदान है? सबसे बढ़िया है। उनका जगह कोई नहीं ले सकता। दादा है, हमारे दादा है। दादा मतलब हम लोग भगवान के जैसे ही है। हाँ, दादा का दूसरा जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। हमारे दादा ने हमारे आमदार को कृषि मंत्री बनाया था तमाम भरने के मतदार संख्या में इंदापुर से। आप कहाँ से हो? मैं यहाँ से बारामती से एक 8-7 किलोमीटर से। 8 किलोमीटर। क्या गाँव है? डोरलेवाड़ी गाँव है मेरा। ये कब पता चला? दादा तो यहाँ के एमएलए भी है। मेरे को 8:30 बजे तक। 8:30 बजे। हाँ, 8:30। कितना नुकसान बारामती का? कितना नुकसान?
बारामती तो दादा गए तो हमको बहुत भावुक हो गए हम लोग यहाँ से, यहाँ के सब लोग। तो ये सारे लोग जो है ये यहाँ पहुंचे हैं और दादा ऐसा व्यक्तित्व था, कोई उनका दुश्मन भी नहीं था और सारे दुश्मन भी जो तो वो नैतिकता विचारधारा के दुश्मन थे, कोई दोस्ती यारी जो है बहुत अच्छे से वो करते थे। और ये सारी भीड़ जो है सुबह से लेकर यहाँ तांता लगा हुआ है। कई लोग, आप कहाँ से हो? शुरू से। कब आपको पता कब चला? सुबह ही। तो क्या कैसे पता चला आपको? टीवी से देखने के बाद। ये सारा नुकसान जो हुआ है तो कितना? बहुत बड़ा नुकसान है ये, न भरने वाला नुकसान है ये कभी। ये पुणे जिले में बहुत बड़ा और हमारे तालुके में भी बहुत बड़ा नुकसान है उसका। आप कितना बजे आए? हम सुबह से यहाँ पे। कितने बजे आए? सुबह में 10 बजे यहाँ पे आऊँ। क्या सुबह जब 10 बजे आप यहाँ आए तो क्या देखा? यहाँ अभी आए लेकिन 10 बजे से हम बारामती में। हाँ। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? तो ये सारे लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ सुबह जब 8:45 पर जब ये ब्लास्ट हुआ, हाँ बिल्कुल। ये आप कहाँ से हो? मैं पुणे से हूँ। पुणे से हूँ। तो आप यहाँ कितना बजे पहुंचे? मैं अभी आया हूँ। और ये खबर आपको कब पता चली? एक्चुअली टीवी पे ही पता चली ये खबर का मुझे। कितना नुकसान हुआ है अजित पवार जाने से? एक्चुअली पुणे के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक व्यक्तिमत्व था जो व्यक्तिमत्व विकास के बारे में, एक शाश्वत विकास के बारे में इधर उनका बहुत अच्छा योगदान था। बारामती पुणे डेवलपमेंट के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल के, रोड्स के लिए बहुत उनका योगदान था। जब मैं बारामती आ रहा था तो बड़े बड़े रोड्स थे। बारामती एक मॉडल बन चुका है, विकास का मॉडल जो शरद पवार ने शुरुआत की थी, अजित पवार ने उसे बनाया और अच्छी तरह से उसे रखा है। आप देखिए ये मलबा है, ये पहले वाला पार्ट, ये शायद पीछे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। ये पूरा मलबा यहाँ गिरा हुआ है। सुबह 8:45 के आसपास यहाँ ये। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीधे हम आपको उस स्पॉट से दिखा रहे हैं जहां पर ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लील लिया। और ये दो तस्वीरें आप देखिए जिस समय ये प्लेन क्रैश हुआ था और अब जो डेब्रीज वहां पर पड़ी हुई है। बहरहाल अब इसकी जांच शुरू हो गई है कि कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। पुलिस जो है वो यहाँ तैनात है और इसकी इंक्वायरी जो है डीजीसीआई की टीम यहाँ पहुंचेगी और पूरे मलबे की तलाश करेगी। ब्लैक बॉक्स जो है वो निकालने की कोशिश करेगी, क्या तकनीकी खराबी हुई है ये निकालने की कोशिश करेगी। और इस हादसे के बाद फिर एक बार जो पॉलिटिशियन है, राजनेता है, सेलिब्रिटी है जो प्लेन यूज करते हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा हुआ है। बिल्कुल, उनके लिए भी जाहिर है, सबके मन में ये चिंता जरूर आती है इन सब बातों से। और इस तरह के जो एक्सीडेंट होते हैं वाकई मन में एक सवाल तो पैदा करते हैं कि अगर हम जा रहे हैं तो हमारी सेफ्टी का क्या है। और बार बार जिसका जिक्र आ रहा था कि ये इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, तो एक मैं देख रहा था यहाँ पर जो स्थितियां हैं इसको बड़ा ध्यान बताया गया कि देश में 162 फंक्शनल एयरपोर्ट्स हैं, 453 एयर स्ट्रिप्स हैं, जबकि इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम जो है केवल 60 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स में है। कितना महत्वपूर्ण होता है सर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सेफ्टी रिजीम के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो है एक तरह का, और इसकी भी 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, 2, 3। तो अगर आप हाईएस्ट कैटेगरी में हो तो आप 50 फीट तक एयरक्राफ्ट को बिना बाहर देखे हुए ला सकते हो, और वो 50 फीट के बाद का जो कुछ सेकंड होता है वो पायलट का होता है और वो पायलट की लैंडिंग। बिल्कुल, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विलास, आसपास के जब ये सुबह पूरा ये जो विमान था ये हादसे का शिकार हुआ, आसपास के लोग अगर वहां पर कोई मौजूद हैं जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने सबसे पहले इस घटनाक्रम को देखा था, कोई वहां पर मौजूद हैं जिनसे आप हमारी बात करा सकते हैं? बहरहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हमने 2 तस्वीरें आपको दिखाई सुबह जब वो उस प्लेन हादसे का शिकार हुआ, अब जो उसकी डेब्रीज आपको यहां पर दिखाई देंगी। यानी एक बात तो साफ है कि ये लैंड करने के बजाय ये स्ट्रिप पे गिर गया। कि जो सुबह यहाँ आए थे और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये आप कहाँ से आए हो? बारामती से। कहाँ बारामती रहते हो या कहीं और? ये कब पता चला? सुबह। कितना बजे? 9 वाजता।
9 बजे पता चला, तो आप कहाँ थे वो उस वक्त? राणामध्ये अच्छा, राणामध्ये यानी खेत में थे आप? तो फिर पता चलने के बाद आपने क्या किया? बारामती आया। बारामती आया। तो यहाँ कितना बजे आया? 12 बजे। 12 बजे। तो जब 12 बजे यहाँ आए तो क्या देखा? काय माणसं दिसली फक्त जास्त पब्लिक। ये आप कहाँ से हो? मैं छत्रपति संभाजीनगर से आया हूँ। कितना बजे पता चला आपको ये? मुझे सुबह मैं नींद से उठा सब सुबह, तब मैं टीवी लगाया तो अभी गंभीर जख्मी है। विलास, एक बात और बताइए कि जब लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने पहले क्या देखा? संभाजीनगर से मैंने चुनाव लड़ा है दादा से घड़ी के ऊपर निशानी पर। मेरी बीबी खड़ी थी सर्वसाधारण महिला से छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका में। दादा ने हमारे ऊपर बहुत प्रेम किया। विलास, आप यहाँ जब आए तो आपने यहाँ क्या देखा? मैंने कुछ नहीं, अभी अवश्य देख रहा मैं अपने विमान के। ये संभाजीनगर से आए हैं और कई लोग जो है ये आप देखो अजीत दादा के ऊपर जो प्यार है वो इस तरह से जताया जा रहा है। और ये आप कहाँ से हो? मालेगांव से। मालेगांव से। यहाँ के मालेगांव यानी लातूर का मालेगांव या कहाँ का? मालेगांव। आपको ये पता कब चला? ये सुबह 9 बजे। 9 बजे। आप कहाँ थे उस वक्त? मालेगांव में थे। अच्छा, तो पता कर यहाँ कितना बजे आया? हमें अभी आए। तो ये बताओ कि अजीत पवार का जो योगदान है बारामती के लिए कितना महत्वपूर्ण? अच्छा महत्व अजीत दादा अच्छे। बिल्कुल। यहाँ का पूरा जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अजीत दादा पवार हो या पवार परिवार हो, इनकी तरफ से। ये आप कहाँ से हो? संभाजीनगर। संभाजीनगर से। आप कहाँ से आए हो? संभाजीनगर से। एमएलए साहब आए। और ये प्रशांत एमएलए जी है, बम जी है, और ये यहाँ पहुंचे हैं जो जहाँ मलबा गिरा हुआ है। प्रशांत जी, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान क्या, कभी ना भर के आने वाला नुकसान हुआ है। और आज पूरा स्टेट एक अलग हादसे में हुए। सवेरे सवेरे हम जब भी सब मतलब एक्चुअली माहौल तो चुनाव का था, लेकिन सवेरे जैसे हम गांव में पहुँचे, दूसरे गांव में हम पहुँचे और खबर आई तो हमें लगा, मतलब प्लेन बोले लैंड हुआ और ऐसा तो लैंड हुआ, तो हमें लगा भाई संभाजीनगर में आए। लेकिन पता चला कि भाई क्रैश हुआ, तो अविश्वसनीय था। और आप यहाँ कितना बजे पहुँचे? अभी करीबन 1 घंटा हुआ है मुझे आने के। तो यहाँ आने के बाद क्या माहौल, यानी लोगों में क्या अपनापन दिख रहा है जो अजीत? अपनापन है ही, और सन्नाटा छाया हुआ है, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। मतलब सभी लोग निशब्द है, कोई किसी को बात भी नहीं करना चाह रहा है, किसी के मतलब आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है सबकी। ऐसी हालत है सब यहाँ पर। आप कहाँ से हो? मैं छत्रपति संभाजीनगर से हूँ। कब पता चला आपको? खबर सुना तो अभी ये जो घटना हुई, भारत देश का नुकसान हुआ है हमारे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं वो जगह की है जहां पर सुबह ये प्लेन हादसा हुआ था। अभी भी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से लोग वहां पर आ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये विमान हादसा कैसे हो गया, क्योंकि वो जानते हैं इस विमान हादसे ने उनके सबसे प्रिय नेता को उनसे छीन लिया है। जो है एक आपका नाम, आप कहाँ से हो? पुणे हड़पसर। कब पता चला आपको? 12 बजे। 12 बजे। आप यहाँ कितना बजे आए? अभी आए जस्ट। तो ये बारामती में डेवलप किया। चलिए, बहुत शुक्रिया विलास इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और लोगों के रिएक्शन से ये पता लगता है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या काम किया था। जाहिर है जाने के बाद अगर लोग इस तरह से आपके बारे में कह रहे हैं तो जाहिर है आपने उस क्षेत्र को चमकाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन डॉक्टर तारेंद्र, एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है जिसके ऊपर सेफ्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसके पास 50% मैन पावर शॉर्टेज है। मतलब क्या हम सोच के चल रहे हैं? एक तरफ हमने उड़ान स्कीम लॉन्च कर दी, एक तरफ हमारे यहाँ इतना ग्रोथ हो रहा है, तीसरी तरफ आपके पास 50% मैन पावर शॉर्टेज है। अब इस पे तो हम, बट ये एक सीरियस क्वेश्चन नहीं है। बट यस, it's a big deformity in the system that we don't have sufficient manpower to manage the flight safety aspects of our aerospace. So ये एक मुद्दा है जिसको हमें
देखना पड़ेगा और इसकी कमी दूरी करनी पड़ेगी। श्याम कुमार साहब, एक और मैं देख रहा था, पिछले 2 दशक से मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2003 में नरेश चंद्रा कमेटी, 2006 में कौर कमेटी, सबने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि डीजीसीए को रिक्रूटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में ऑटोनॉमी दे दी जाए, ताकि उसे यूपीएससी या मैं कहूंगा कि उसको डेपुटेशन के लिए बार बार चिट्ठियां ना लिखनी पड़े स्टेट डिपार्टमेंट को, वो अपना खुद कर ले। वो भी आज तक नहीं हुआ। सोचिए 2 दशक बीत गए। तो हम सेफ्टी को लेके, पैसेंजर सेफ्टी को लेके कितने गंभीर हैं, ये इसी बात से पता लगता है। ये बात मैं आपकी मान सकता हूं थोड़े हद तक, क्योंकि देखिए ये एक प्रोफेशनल सर्विस है। एयर सेफ्टी या एविएशन सेक्टर एक रिस्क सेक्टर है और एविएशन में सेफ्टी पारामाउंट होती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बहुत जरूरी है। हाँ। तो इसलिए उस हिसाब से इसकी अपनी रिक्रूटमेंट, अपनी ट्रेनिंग, अपना इंडक्शन और अपनी पॉलिसी नीति का निर्धारण करना चाहिए। इन्हीं सबों के कारण एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है उसको अलग बनाया गया, जो ऑन स्पॉट जाके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट देता है। तो ये डीजीसीए को रिपोर्ट देता है, उसे सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? डीजीसीए को रिपोर्ट नहीं देता, ट्रांसपेरेंसी रखिए ना। ये रिपोर्ट डीजीसीए को नहीं देता, ये डायरेक्टली सिविल एविएशन को रिपोर्ट करता है। तो ये 2 पैरेलल संस्थाएं हैं, इसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये एआईआईबी जो इंडिपेंडेंट बॉडी है और डीजीसीए के अंदर भी जो सेफ्टी के जो डायरेक्टरेट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई कोताही बरती जाती है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टरेट्स हैं, लाइसेंसिंग डायरेक्टरेट्स हैं, मेंटेनेंस डायरेक्टरेट्स हैं, वो बैक यार्ड पे अपना काम करते हैं। वहां अगर शॉर्टेजेस होती भी है तो उसको शायद वो झेल सकते हैं। सर, ये टेक्निकल एंड रेगुलेटरी पर्सनल की मैं बात कर रहा हूं। हाँ। और ये खुद डीजीसीए ने बताया है कि साहब हमारे पास 50% शॉर्टेज है। मैं इसकी एक और आगे बढ़ता हूं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का क्या हाल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एटीसी ने 400 लोगों को रिक्रूट किया, लेकिन उसके ट्रेनिंग सेंटर की कैपेसिटी जो है वो 210 लोगों को ट्रेन करने की है। यानी आपने बाकी लोगों को सीधे एयरपोर्ट पे भेज दिया। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की ट्रेनिंग परफेक्ट होती है, उनकी लाइसेंसिंग होती है। बिना लाइसेंसिंग के वो किसी भी ट्रैफिक कंट्रोल में काम नहीं कर सकते। और आपको ये भी हो कि डिफेंस सेक्टर से भी कई लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हो, फ्लाइंग में हो। मैं खुद ही डीजीसीए पायलट लाइसेंस होल्डर हूं। मैंने वो सारे एग्जाम्स दिए, बड़ी मुश्किल से पास किया सारे एग्जाम्स को। फिर मुझे टेस्ट भी देना पड़ा जाके, और मुझे वो कम्युनिकेशन के भी प्रोसीजर्स चेक करने पड़े। कोई कोताही नहीं बरती गई। तो और लाइसेंसिंग को रिन्यू भी करना पड़ता है, मेडिकल कराना पड़ा मुझे जाके पूरी तरह से, और हर बार रिन्यू भी करना पड़ा। तो ये सारी चीजें मैंने की है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कहीं भी मुझे कहीं भी कोई छूट। डॉक्टर तारेन, मैं ये कहता हूं कि जिस हिसाब से आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल बढ़ रहा है, आप नए विमान इंडक्ट कर रहे हैं, आपके यहाँ कितने लोग यात्री, आपने उड़ान जैसी स्कीम लॉन्च किया, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर भी तो बढ़ानी होगी। आपको एक क्रिटिकल रिव्यू तो करना होगा। अगले 50 साल में मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी, अगले 20 सालों में मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी। ये बात तो आप एकदम सही कह रहे हैं। वी नीड टू रिव्यू कि हमारा मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है, टू केटर टू आवर एरोस्पेस रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कंट्रोलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पायलट्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एयरफील्ड मैन्यूवरिंग एरिया पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये एक पूरा सिस्टम है जिसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, और इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, मैन पावर और रिक्रूट करें, तो और अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ऐड करना चाहूंगा आपके साथ संक्षेप में, मेरे पास 10 सेकंड, प्लीज बोलिए। संभावी पाठक जो इसकी पायलट थी, वो भी न्यूजीलैंड से ट्रेंड पायलट थी, लेकिन इंडिया में आके उनको सारे स्टैंडर्डाइजेशन करने पड़े होंगे, और उसके थ्रू ही डीजीसीए का लाइसेंस। पायलट्स के लिए तो डीजीसीए के नॉर्म से, मैं कह रहा हूं कि जो मैन पावर आपको चाहिए, टेक्निकल अपग्रेडेशन चाहिए, टेक्निकल एडवांसमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए, वो भी समय के साथ आपको करने होंगे। तब जाके आप जो कह रहे हैं कि साहब पैरामाउंट है हमारे लिए पैसेंजर की सेफ्टी, तब उसको आप जमीन पर उतार पाएंगे। आप दोनों मेहमानों का न्यूज नेशन के मंच में आने के लिए बहुत धन्यवाद, और हमें इंतजार रहेगा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इस रिपोर्ट का कि आखिर इस हादसे की असली वजह क्या रही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।